गुड मॉर्निंग। आपकी आज की पॉलिटिकल की क्लास जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों को लेकर अंतिम हमारा मौलिक अधिकार जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। चूंकि अब तक हमने नागरिकों के 5 मौलिक अधिकारों की बात की है जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए जिन्हें हमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत अध्ययन करना, जिसमें हम संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करेंगे जिसके लिए अनुच्छेद 32, कल हमने 29 और 30 तक बात की थी। अनुच्छेद 31 जिसे हम पूरे बता चुके हैं कि यहाँ संपत्ति के अधिकार जो मूल संविधान में दिया गया था इसके बारे में उसका उल्लेख है, जिसे बाद में इसे संशोधित करके उसको हटा दिया गया था। तो इसलिए अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अब ये क्या है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार तो दे दिए गए और उनका क्रियान्वयन भी सही ढंग से किया जाना है, परंतु उनकी रक्षा या सुरक्षा के लिए एक अधिकार दिया गया जो उपरोक्त 5 अधिकार जो हमने आगे पढ़े उनकी सुरक्षा के लिए, सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में कभी कोई हनन करे या उससे छीन लिया जाए तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका अर्थ ये होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ ये होता है कि मूल अधिकार में हनन होने पर या उस पर किसी प्रकार की बाधा आने पर उस तो छीनने के डर हो तो ऐसी स्थिति में वह नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है ये भी आपके सामने आता है कि इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो कौन से क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा आता रहता है कि कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय या हृदय एवं आत्मा कहा है। तो प्रश्न यहाँ पे आएगा तो उत्तर आपको ये याद रखना है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, इसे कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। अब यहाँ पर संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख का अर्थ होता है आदेश। मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। सबसे पहला आदेश वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसे बंदी बना लिया गया हो तो वह अपने बंदी बनाए जाने का कारण पूछना या जानने का अधिकार रखता है और अगर न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने के कारण को अवैध घोषित कर दिया जाए तो उसे तत्काल क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का अधिकार जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी बनाए जाने के बाद भी वह व्यक्ति अपने बंदी बनाने का कारण और उसको लेकर न्यायालय में क्या कर सकता है इसके बारे में जानकारी रखने का अधिकार रखता है। अगला लेख या अगला अधिकार है उसमें आता है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि कोई भी पदाधिकारी अर्थात वो चाहे निर्वाचित हो या सरकारी गैर सरकारी अधिकारी हो और वह पदाधिकारी जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है वह अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं कर रहा है या किसी नागरिक के कार्यों को पूरा करने में वह कहीं पर भी ऊपर नीचे हो रहा है या आनाकानी कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी को भी क्या किया जाता है? आदेश दिया जाता है अपने कर्तव्य निर्वहन का। उसको बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? न्यायालय द्वारा। सारे आदेश तो न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे। कौन कौन से? चाहे वह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो चाहे वह परमादेश हो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न आता है कि न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। तो हमारा
तीसरा लेख आता है, उसे बोलते हैं प्रतिषेध लेख। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन्हें अपने सीमाओं, अपनी जो न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको आदेश जारी कर उन्हें अपनी सीमाओं में रहने के लिए, अपनी जहां तक उनको न्याय करने के जो सीमाएं प्राप्त है, जो अधिकार प्राप्त है, जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वहां तक कार्य करने की बात करते हैं। इसके तहत प्रतिषेध लेख के तहत, अर्थात प्रतिषेध लेख क्या है, प्रतिषेध लेख क्या है, आप कह सकते हैं कि उस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देना इसके अंतर्गत आता है। और अगला जो लेख आता है तो बोलते हैं उत्प्रेषण लेख। यहाँ पर जब कभी क्या होता है कि कोई ऐसा विवाद या कोई मौलिक अधिकारों को लेकर कोई ऐसा विवाद हो जाता है, किसी विवाद को लेकर हम देखते हैं कि निम्न न्यायालय, अर्थात आपने देखा होगा हमारा सेशन न्यायालय होता है, सेशन न्यायालय से अपन जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से अपन उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से भी अगर आप उसके न्याय से असंतुष्ट हो तो ऐसी कंडीशंस में आप कहां जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार का जो बात होता है किसी विवाद को लेकर निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय की ओर जाना है, उच्च न्यायालय में अपनी दरखास्त करना या अपना न्याय की गुहार लगाना, इस प्रकार के आदेश जारी करता है, इसे बोलते हैं उत्प्रेषण लेख। और पांचवा और अंतिम लेख जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जारी किया जाता है, इसको लेकर मौलिक अधिकार को लेकर, वह है अधिकार प्रसार। ये क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी कोई व्यक्ति अगर किसी गैर कानूनी ढंग से या गलत तरीके से, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, चाहे वह गैर सरकारी नौकरी हो, चाहे वह निर्वाचित पद हो, यानी किसी प्रकार का नेता, और अगर वह गलत तरीके से उस पद को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और इस बात का पता किसी को चलता है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो इस शिकायत करने के बाद न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को, उस पदाधिकारी को क्या किया जाता है, यह लेख भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं अधिकार प्रसार। कि अगर वह गलत तरीके से इस प्रकार का कहीं पद प्राप्त कर लिया है तो उसे तुरंत वहां से क्या कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमें 5 प्रकार के लेख, जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, और जिन्हें हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत करते हैं। एक तो ये बात मैंने आपको अनुच्छेद 31 की कर ली। अब ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है उसे आपको बुक्स के अंदर नहीं है, इसलिए हमें ध्यान नहीं देना, परंतु आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको फिर मैं सीधा जब मैं नीति निर्देशित तत्वों में चला जाऊंगा और वहां में अनुच्छेद 36 से 51 पढ़ाऊंगा, तो आप सोचोगे सर हमें लास्ट अनुच्छेद 32 नहीं पढ़ाया, 33, 34 और 35 की बात तो हम आपने की नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों अनुच्छेद भी इसी के अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अंतर्गत, परंतु इनके अंदर आएगा क्या क्या, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा कानून बनाकर सेना हो, अन्वेषण का मतलब जो आपके खुफिया एजेंसी होती है, सीबी जो जिसको हम बोलते हैं, है ना, उस पे तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। एक लाइन में याद रखना। अनुच्छेद 34 में हम देखेंगे, इसमें देश में सैन्य कानून अर्थात मार्शल लॉ कभी लागू हो जाए, कभी सैन्य कानून लागू हो जाए देश का, तो उस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में लोगों के जो मौलिक अधिकार होंगे उनको क्या होगी, क्षतिपूर्ति होगी, उनको क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो हनन होने के बाद संसद क्या करेगी, कानून बनाकर मौलिक अधिकारों की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई के लिए संसद क्या बना सकती है, कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति पूरी करेगी। इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। सिर्फ याद रखना है, आप लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत क्या कहा है, तो अनुच्छेद 35 में इस बात का उल्लेख है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को ही है। किसको है अधिकार, मात्र संसद को ही है, राज्य की विधानमंडलों को नहीं। तो इस प्रकार की बातों का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है। अतः हमने अब तक
सारे अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या-क्या बातें हैं हमारे अधिकारों को लेकर, इसके बारे में हमने चर्चा की और इस तरह से हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परंतु उनकी समाप्ति से पहले हम इनका मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन का दूसरा रूप भी आप कर सकते हो कि इसकी आलोचना। ये प्रश्न आ सकता है कि मौलिक अधिकारों की आलोचना किन रूपों में की गई है या मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन किन रूपों में किया गया है। तो यहाँ छोटी-छोटी बातें जो इसके संबंध में है उन्हें हम याद रखेंगे या उनका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। कोई भी बात होती है तो एक दो उसके दो पहलू होते हैं, एक तरफ सकारात्मक, एक तरफ नकारात्मक। अब एक तरफ हमें मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, परंतु उसका मूल्यांकन करेंगे तो हमें कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी जिन्हें भी हम देख सकते हैं या देखते हैं। वो किन रूपों में देखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इस प्रकार से लगा दिए गए हैं कि हम ये कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को लेकर कि मौलिक अधिकार हमें एक हाथ से दिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से क्या होते हैं, लिए जाते हैं। इस प्रकार से उसकी मूल्यांकन के रूप में कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाना, ऐसा लगता है कि उसे एक हाथ से दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। दूसरा मूल्यांकन के रूप में हमने देखा कि हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर आपातकाल में, यानी जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है, संकट काल की स्थिति होती है, तब तो उसका निषेध करना क्या है, सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उस समय पे स्थगित करना न्यायोचित है, न्यायोचित है। परंतु कभी-कभी शांति काल में, अर्थात हमने कहा निवारण नजरबंदी के समय लोगों के मौलिक अधिकार को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो शांति काल के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को छीनना कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह होता है या प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में मौलिक अधिकारों पर क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जाता था ना, किस प्रकार से उचित है या नहीं। तीसरा मूल्यांकन करेंगे तो हम यह देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वह व्यवस्थापिका की निरंकुशता, यानी व्यवस्थापिका इसका कानून बना सकती है, इसको रोक सकती है, इसमें बदलाव ला सकती है, अर्थात व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। अर्थात वे मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, परंतु हम किसकी निरंकुशता पर, व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर रोक लगाना या इससे रक्षा करना या इससे सुरक्षा करना मौलिक अधिकारों की, इसमें इसकी असमर्थता है, यानी इतनी शक्तिशाली मौलिक अधिकार नहीं है कि वह न्याय व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर क्या कर सके, रोक लगा सके। अगला मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार में प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो नागरिकों को कभी भी मौलिक अधिकार जो जिसको स्थगित कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है, उनसे ले लिए जाते हैं, कम कर लिए जाते हैं, जैसा हमने अनुच्छेद में भी पढ़ा था 33 के अंदर। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था की गई है वहां हमने देखा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जब होती है, जब जैसे हमने निवारण नजरबंदी है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, तब उसकी मौलिक अधिकार में क्या कर लेते हैं, छीन लिए जाते हैं उसको। तो यहाँ बात वही हो रही कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए कार्य किया जाता है या तो इसके लिए किया जाता है, परंतु व्यावहारिक रूप में अगर हम देखें तो इनका प्रयोग किसके लिए होता है, जो राजनीतिक विरोधी है उनके स्वर को दबाने के लिए होता है, जो राजनीति का विरोध करते हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। आगे हम देखें कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम देखते हैं या भारत के मौलिक अधिकारों में संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार देने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें अल्पसंख्यक हो, अनुचित जाति हो, अनुचित जनजाति हो, उनको कुछ विशेष संरक्षण प्राप्त प्रदान किया गया है या कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परंतु वास्तव में देखें तो यह आरक्षण की व्यवस्था या विशेष तरीके की जो बात उनके लिए कही गई है, यह सिर्फ वोटों की राजनीति है। वोट प्राप्त करने के लिए, इन लोगों से अपनी वोट प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा या संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रकार के मौलिक अधिकार उनको दिए गए या विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं, यह बात भी कही जाती है। इसको लेकर मौलिक अधिकार को लेकर आगे इसी को हम बढ़ाएं तो अपन देख सकते हैं कि एक तरफ मौलिक अधिकार के रूप में हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम देखते हैं कि
और अंतिम रूपों में हम मौलिक अधिकारों की आलोचना या इसका मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त है और उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, परंतु वास्तव में देखा जाए कि हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है, वह इतनी लंबी है और इतनी खर्चीली है कि लोग जो है इन अपने हितों की सुरक्षा के लिए वहां तक जा ही नहीं पाते हैं, या जाते भी हैं तो उनके हितों की सुरक्षा इतने अच्छे तरीके से नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह कुछ बिंदु हमें किसकी आलोचना या मूल्यांकन करवाते हैं? मौलिक अधिकारों की आलोचना या मूल्यांकन करवाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इस आलोचना के बाद भी मौलिक अधिकार जो है वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, किसको लेकर? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसमें इस प्रकार के कार्य जो बातें हैं वह आती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। आगे क्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।